नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करने जा रहे हैं केयर एंड टाइप्स ऑफ केयर के बारे में। तो केयर का मतलब जैसे आपको मालूम है कि जनरली हम जब बात करते हैं, किसी की परवाह करते हैं, किसी की देखभाल करते हैं या किसी की चिंता करते हैं, तो वो जनरली केयर कहलाता है। तो नॉर्मली ये जो केयर्स होती हैं, ये दो टाइप्स में होती हैं, जैसे कि एक रीजनेबल केयर होगी या रिस्पॉन्सिबल केयर होगी। तो रीजनेबल केयर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी पर्सन यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन से अगर कुछ केयर करता है और वो लीगल बाइंडिंग होगी, उसकी लीगल ड्यूटी होगी, तो वो रीजनेबल केयर कहलाएगा। जैसे कि अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में बताया गया है कि आपको टू व्हीलर आपको चलाना है, आपको हेलमेट पहनना जरूरी है, तो ये आपको बाइंडिंग है, यानी कि लीगल ड्यूटी है। अगर आपको फोर व्हीलर चलाना है तो आपको सीट बेल्ट पहनना है, तो ये भी यहाँ पे लीगल ड्यूटी है। अगर आपके यहाँ पे बताया गया है कि विदाउट लाइसेंस कोई व्हीकल नहीं चलाना चाहिए, तो ये भी लीगल ड्यूटी है। तो ये जो भी केयर आपको ली जाती है, चाहे वो सेफ्टी ऑफिसर से हो या कोई पर्सन से हो, कोई मैनेजर से हो, या कोई भी पर्सन आपको बता देता है कि भाई आपको ये टू व्हीलर चलाना है या फोर व्हीलर चलाना है, तो आपको हेलमेट पहनना या सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। तो ये जो केयर है, यानी कि जो आप कुछ लोग आपकी परवाह करते हैं या कुछ चिंता करते हैं, कोई देखभाल करता है, तो ये रीजनेबल केयर के अंदर आता है। जैसे अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं या फिर प्रोसेस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या कोई प्रोसेस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, आपको हेलमेट पहनना जरूरी है, या फिर आपको सेफ्टी शूज पहनना जरूरी है, या फिर आप वर्किंग एट हाइट पे काम कर रहे हैं, तो आपको जो सेफ्टी बेल्ट है या सेफ्टी हार्नेसेस है वो आपको पहनना जरूरी है। या फिर जो भी आपको बताया जाता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर हजार्ड है और ये पर्टिकुलर आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना जरूरी है, या फिर सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है, ये सभी जो टाइप जो लीगल बाइंडिंग में आती है फिर भी आपको बताना पड़ता है, वो सब केयर जो है वो रीजनेबल केयर टाइप में आ जाती है। तो हर एक पर्सन अलग अलग ड्यूटीज थ्रू या एक्सरसाइजेस थ्रू अलग अलग केयर ले सकता है। तो हम जो बात कर रहे हैं केयर की, जो स्पेशली हम सेफ्टी ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सभी लोग अलग अलग तरीके से केयर ले सकते हैं, लेकिन जो अभी स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं सेफ्टी ओरिएंटेड, वो है रिस्पॉन्सिबल केयर। तो रिस्पॉन्सिबल केयर का मतलब क्या है कि आपकी जो केयर है वो सेफ्टी ओरिएंटेड केयर अगर आप लेते हैं तो उसको हम रिस्पॉन्सिबल केयर, यानी कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये सेफ्टी ओरिएंटेड ड्यूटी है कि अगर सोसाइटी में कोई बंदा काम कर रहा है और वो गलत तरीका है या फिर वो गलत सिचुएशन में काम कर रहा है, तो उसको ये बताना, उसको ये अवेयर करना है कि इसकी वजह से ये यहाँ पे हजार्ड प्रेजेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे ये रिस्क है, और इन केस अगर आपने ये गलत तरीके से काम किया तो ये एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है, या फिर यहाँ पे डेथ की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फायर की पॉसिबिलिटी, जो भी हजार्ड्स यहाँ पे होंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे उसको मालूमात देनी है। तो सेफ्टी ओरिएंटेड सोसाइटी में आप जो भी काम करते हैं, जैसे कि अगर आपके यहाँ पे कोई स्लिपरी सरफेसेस तैयार है तो स्लिप वहां पे हो सकते हैं, चाहे वो जो पैदल चलने वाले आदमी हो या फिर जो साइकिल चलाने वाले बंदे हो, तो जो भी हैं स्लिप होने के अगर चांसेस है तो आप यहाँ पे उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे स्लिपरी सरफेस है, तो अभी ये स्लिपरी सरफेस को हम नॉर्मल करते हैं और उसके बाद में ही आपको ये चलाना है। तो आप ये सोसाइटी में जो पर्सन अवेलेबल है उनके बारे में आप कुछ चिंता कर रहे, कुछ देखभाल कर रहे या फिर कुछ उनकी परवाह कर रहे, तो ये रिस्पॉन्सिबल केयर में आता है। तो उसी तरह इंडस्ट्रीज में जब ये बात कही गई कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लोगों की केयर करनी चाहिए, तो जब आप सोसाइटी में करती है तो ये सोसाइटी ओरिएंटेड रिस्पॉन्सिबल केयर होगी। जैसे अगर आपको ट्री प्लांटेशन करना है, या फिर आपको पोल्यूशन कम से कम रखना है, या फिर आप पोल्यूशन फ्री व्हीकल चला रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट ओरिएंटेड कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं,
या फिर अगर आपको कोविड-19 सिचुएशंस में जैसे आपने अभी सब लोगों को कहते हैं कि भाई मास्क पहन ले या फिर सोशल डिस्टेंस रखो या फिर आपको जो सैनिटाइजेशन है उसका ध्यान रखना है या फिर आपको हाथ कम से कम कुछ फ्रीक्वेंसी से आपको धोना है। तो ये आप क्या कर रहे हैं सोसाइटी में आप ये अवेयर कर रहे हैं कि हेल्थ ओरिएंटेड भी आपको ध्यान रखना है या फिर एनवायरनमेंट ओरिएंटेड आपको ध्यान रखना है या फिर जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस है उसका ध्यान रखना है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स है ये सब रिस्पॉन्सिबल केयर में आते हैं। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में स्पेसिफिक बात करेंगे तो आज की डेट में ये सिस्टमैटिक अप्रोच बन गया है। जैसे कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल केयर की बात करेंगे तो ये कोई नया फंडा नहीं है, तो ये एक्चुअली एक पुरानी बात है जो कनाडा ने स्टार्ट की थी और जो 1970 से स्टार्ट किया था। तो उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड वाइड मोमेंटम रखा था कि वॉलंटरीली आप कंपनीज को ये मोटिवेट कर रहे थे कनाडा वाले कि आप ये कंपनी वालों ने अभी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल केयर के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए और उसका स्पेशल फोकस जो है वो क्लियरली सेफ्टी हेल्थ और एनवायरनमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो अगर आपकी कंपनी सेफ्टी ओरिएंटेड कुछ प्रैक्टिसेस करती है या हेल्थ ओरिएंटेड कुछ प्रैक्टिसेस करती है, एनवायरनमेंट ओरिएंटेड कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस करती है और जो लीगल बाइंडिंग नहीं है, लीगल ड्यूटीज में नहीं आता है, फिर भी हम उससे आगे निकल के अच्छी प्रैक्टिसेस अगर कर लेते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल केयर प्रोग्राम हो जाएगा। ऐसा कनाडा ने 1970 में स्टार्ट किया था और उन लोगों ने बाकी के कंपनीज को भी यहाँ पे स्टार्ट करने को बोला था कि आप ये सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट ओरिएंटेड ऐसे कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करें। और फिर उसके बाद में ये जो पब्लिकली जब एक्सेप्ट हुआ कि कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसे अच्छी बातें होने लगी या उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बातें करने लगे तो उस टाइम तो ये इंडस्ट्रीज या ये जो कंट्रीज है उसके अलावा भी दूसरे कंट्रीज में ये रिस्पॉन्सिबल केयर के प्रोग्राम स्टार्ट हो गए। तो अभी आप अगर देखेंगे तो अमेरिका में भी ये स्टार्ट हो चुका है, इंडिया में भी ये स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने अभी इनिशिएटिव्स लेके यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल केयर ओरिएंटेड कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ सिस्टमैटिक अप्रोच अडॉप्ट करना स्टार्ट किया और उसके बाद में उसको कुछ ना कुछ अवार्ड्स या मोटिवेशन देना जरूरी है, इसलिए कुछ ना कुछ अवार्ड्स या मोटिवेशन वहां पे देने लगे। तो जैसे अगर हम अभी इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी कि इंडिया में जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो इंडस्ट्रीज है उनका मेन फोकस है और ये इसीलिए आईसीएमए ने ये स्टार्ट किया है कि ये सिस्टमैटिक अप्रोच जो है रिस्पॉन्सिबल केयर प्रोग्राम जो प्योरली सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट ओरिएंटेड है और यहाँ पे मेन फोकस किया गया है कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग वाले जो एसोसिएशन है, जो इंडस्ट्रीज है, केमिकल का चाहे वो स्टोरेज हो, केमिकल का हैंडलिंग हो, केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर उसमें कुछ अगर कुछ अलग अलग आइडियाज या डीलिंग हो, तो जो भी केमिकल ओरिएंटेड जहाँ पे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं उस केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए ये इनिशिएशन था, मोटिवेशन था और फिर उन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाया जहां पे उसको 6 कोर्स में कन्वर्ट किया गया। तो ये कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यहाँ पे आती है जो अलग अलग 6 कोर्स में उनको कन्वर्ट किया है और ये जो कोर्स है ये है प्रोसेस सेफ्टी कोड, यानी कि जो आपकी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी वो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओरिएंटेड कुछ आपको कोड्स यानी कि सेफ्टी गाइडलाइंस दिए जाएंगे जिसको आपको फॉलो करना है। तो जैसे यहाँ पे आपको मालूम है कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज करना पड़ते हैं, अलग अलग एनर्जीज या यूटिलिटीज यूज करना पड़ती है, जैसे कि स्टीम यूज करना है या कॉम्प्रेस्ड एयर या प्रोसेस एयर यूज करना है, वाटर यूज करना है, चिल्ड वाटर यूज करना है या कूल वाटर यूज करना है, रेफ्रिजरेंट्स यूज करना है। और फिर ये अगर आप प्रोसेस में देखेंगे तो इसमें प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो रेट, मास फ्लो रेट या फिर लेवल्स, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स आपको कंट्रोल करने रहते हैं। तो जो लीगल बाइंडिंग्स में नहीं है उसके अलावा उसको आगे जाके भी आपको ये प्रोसेस को ही सेफ चलाना है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस सेफ्टी कोड उन्होंने जनरेट किए या प्रिपेयर किए। उसके अलावा है एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी कोड, यानी कि जो एम्प्लॉइज ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या हैंडलिंग या स्टोरेज यूनिट्स में काम करते हैं तो उनकी हेल्थ के ओरिएंटेड, उनकी सेफ्टी के ओरिएंटेड
कुछ गाइडलाइंस बनाए गए। जैसे कि अगर कोई केमिकल टॉक्सिक केमिकल होता है या पॉइजनस केमिकल होता है, एस्फिक्शिएंट होता है, सफोकेशन होता है, तो ऐसे कुछ केमिकल्स की वजह से आपके हेल्थ पे अगर प्रॉब्लम होते हैं तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसका लीकेज कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर उसमें सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कैसे अडॉप्ट किया जाए, या फिर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो कौन से यूज करने चाहिए। जैसे स्पेशली हमने अभी कुछ टॉक्सिक केमिकल्स की बात की, तो वहां पे रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ केमिकल्स या जो पीपीज यूज होते हैं, जो केमिकल रेजिस्टेंस करने वाले या केमिकल एब्जॉर्ब करने वाले, तो वो कौन से यूज करने चाहिए। या फिर जैसे अभी हमने बात की थी कि वर्किंग एट हाइट है या फिर वर्किंग अंडरग्राउंड है, वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस है, ये अलग अलग जो वर्किंग है केमिकल इंडस्ट्रीज में, जो मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज या हैंडलिंग करते टाइम आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। तो ये सभी सेफ्टी या हेल्थ के जो गाइडलाइंस है जिसकी वजह से एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन मिल सके, ऐसे अलग अलग गाइडलाइंस यहाँ पे बनाए गए। उसके अलावा जो पोल्यूशन प्रिवेंशन कोड है, जैसे कि आपको मालूम है कि केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल हैंडलिंग, केमिकल स्टोरेज, इसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, प्लास्टिक पोल्यूशन हो, या और कोई पोल्यूशन जैसे कि थर्मल पोल्यूशन भी होता है। तो ये जो पोल्यूशन के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे हम केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम या प्रोसेस करते टाइम यहाँ पे कहीं जगह आपको हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है, कहीं जगह आपको कंबशन या इंसिनरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं जगह रिएक्शन होते हैं, और कहीं जगह यहाँ पे वेस्ट भी जनरेट होते हैं या फिर बाय प्रोडक्ट्स भी जनरेट होते हैं। तो ये सभी चीजों का जो एज अ पोल्यूटेंट आते हैं उनका ध्यान रखने के लिए आपको कुछ पोल्यूशन प्रिवेंशन टेक्निक्स की गाइडलाइन दी गई है, जिसको उन्होंने पोल्यूशन प्रिवेंशन कोड कहा। उसके अलावा है कम्युनिटी अवेयरनेस और इमरजेंसी रिस्पांस कोड। तो ये जो कम्युनिटी रिस्पांस कोड है या फिर इमरजेंसी रिस्पांस कोड है, तो इन केस केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम या स्टोरेज, हैंडलिंग या ट्रांसपोर्ट करते टाइम इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो उस टाइम आपको एज अ सोसाइटी मेंबर क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम नेसेसरी है। तो यहाँ पे इसीलिए केमिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन थ्रू कुछ कोड ऑफ प्रैक्टिस, कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, कि जैसे कि अभी हमने इसके पहले बात की थी कि कोई भी केमिकल अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहां पर आपको इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल या फिर उसमें जो भी हैशटैग कोड रहता है, यूनाइटेड नेशंस नंबर रहता है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर रहता है, उसका क्लास लेवल रहता है, उसका एक पर्टिकुलर सिंबल, जैसे कि वहां पे फ्लेम हो सकती है या फिर एक्सप्लोजन सिंबल हो सकता है, करोसिव केमिकल का सिंबल हो सकता है, या फिर क्रॉस बोन्स और स्केलेटन यानी कि पॉइजनस गैस है या टॉक्सिक गैस है उसका सिंबल हो सकता है। उसका लीकेज होने के बाद या स्पिलेज होने के बाद या फिर उसका जो भी एक्सीडेंट इन केस अगर हुआ, फायर कैच हो गई, एक्सप्लोजन हुआ, तो उस केस में क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम और इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम जो है उसके बारे में यहाँ पे आपको मालूमात देनी चाहिए। फिर इसके लिए अगर आपको कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत है, फैसिलिटीज की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है, ट्रेनर की जरूरत है, तो वो नंबर्स कहाँ पे है, वो लोग कौन से आ सकते हैं, आपको कौन मदद कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पे ये अलग अलग गाइडलाइंस दी गई है। उसके अलावा है डिस्ट्रीब्यूशन कोड। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कोड जो है, तो यहाँ पर जो भी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वहां से डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है सेफ साइड से, जहां पर एनवायरमेंट ओरिएंटेड इश्यूज ना हो, सेफ्टी ओरिएंटेड इश्यूज ना हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इस हिसाब से वो केमिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है। और उसके अलावा जो 6 नंबर का जो गाइडलाइन है वो है प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप कोड। तो जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, तो ये प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए, उसको कैरी करने के लिए, उसके अलग अलग टेक्निक्स यूज करने के लिए, उसकी पैकेजिंग करने के लिए, या फिर उसको स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे जो असिस्टेंट रहते हैं या हेल्पर्स रहते हैं, उन लोगों को इसके हजार्ड्स रिस्क के बारे में मालूम, या फिर उसके जो सिंबल्स और उसके जो अलग अलग क्वांटिटीज है, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए, इसके बारे में ये सभी जानकारी लेने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप कोड भी यहाँ पे रखा गया है।
तो इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने ये अलग अलग 6 कोड बनाए हैं, जिसमें अलग अलग मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस भी वहां पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। और ये जो कोर्स है ये आपको प्रमोट करते हैं सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट ओरिएंटेड जो अच्छी प्रैक्टिसेस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनको नेशनल लेवल पे डिजाइन किया होगा और वो नेशनल लेवल पे अलग अलग केमिकल के एक्सपर्ट जो होते हैं उनसे डिजाइन किया होगा और उसके बेसिस पे फिर आप ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये लीगल बाइंडिंग नहीं है, ये वॉलंटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे सेफ हेल्थी एनवायरनमेंट ओरिएंटेड जो भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया। तो ये इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो ये 2003 से ये एक्चुअली इनिशिएट किया गया था, लेकिन इसका एक्चुअल स्टार्ट या मोटिवेशन 2006 से मिला है और इसमें अभी तक 53 इंडस्ट्रीज जो है जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबल केयर का लोगो अवार्ड पाया है। तो ये रिस्पॉन्सिबल केयर का लोगो अगर आपको चाहिए वो इंडस्ट्री को, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ये जो 6 कोड्स में जो गाइडलाइंस दी गई है उनको फॉलो करना होगा। फिर उसमें से जो भी ये आईसीएमए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे या फिर ऑडिटर्स रहेंगे वो टीम आपके यहाँ पे विजिट करेगी और ये जो 6 कोड्स है वो 6 कोड्स आप ठीक तरह से फॉलो करते हैं या नहीं, उसके रिकॉर्ड्स बनाते हैं या नहीं, और लॉन्ग टर्म में आप इसमें एसएचए ओरिएंटेड अच्छी प्रैक्टिसेस के बारे में आप जानते हैं या नहीं, इसके बारे में वेरीफाई करेंगे और फिर आपको ये रिस्पॉन्सिबल केयर का लोगो अवार्ड दिया जाएगा। और फिर आपकी इंडस्ट्री का जो लोगो होगा उसमें आपका ये रिस्पॉन्सिबल केयर का अगर लोगो होता है तो लोगों को पता चलेगा कि आपके यहाँ पे सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट ओरिएंटेड अच्छी प्रैक्टिसेस चल रही है, तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं या फिर क्रॉस वेरिफिकेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। 2019 से एक्चुअली यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड की भी प्रोविजन वहां पे ऐड की गई है, तो ये सिक्योरिटी कोड भी यहाँ पे वॉलंटरी ऐड हो सकता है। जैसे कि भाई अलग अलग जो कोड्स है वो कोड्स में भी सिक्योरिटी कोड भी यहाँ पे ऐड किया है जो 2019 में चेंज किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे कंपनीज ने नियर अबाउट 150 कंपनीज ने यहाँ पे अप्रोच किया है, लेकिन अभी तक 53 कंपनीज को ही इसको रिस्पॉन्सिबल केयर का जो लोगो है वो मिला है। तो अभी ये जो आईसीएमए है और ये अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम लेके ये सब इंडस्ट्रीज को ये स्पेशली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उनको ये मोटिवेट कर रही है कि आपने भी ये रिस्पॉन्सिबल केयर प्रोग्राम के लिए जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल केयर लोगो जो इंडिया में यूज करते हैं वो अवार्ड्स के लिए भी जाना चाहिए और इसीलिए इन्होंने इंडिया या नेशनल लेवल पे कुछ बोर्ड्स जो रेगुलेटरी बोर्ड्स जो होते हैं जैसे कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, तो यहाँ पर कुछ बोर्ड्स के लिए भी उन्होंने मोटिवेट किया था। तो इसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो जीपीसीबी यानी गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन लोगों ने भी यहाँ पे ये मोटिवेशन एक्सेप्ट किया था और उस हिसाब से उन्होंने गुजरात में और तमिलनाडु ने भी यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज को ये मोटिवेट किया कि आपने भी ये रिस्पॉन्सिबल केयर प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबल केयर का जो लोगो अवार्ड प्रोग्राम है उसके लिए भी आपने अप्लाई करना चाहिए। तो ये अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी कुछ अवार्ड्स जैसे कि यहाँ पे आईसीसी आदित्य बिरला अवार्ड फॉर बेस्ट रिस्पॉन्सिबल केयर कमिटेड कंपनी, ये भी ऐसे कुछ स्पेसिफिक केस होगी जहाँ पे अलग अलग ये जो कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस हमने जो बात की वो कोड्स यहाँ पे उन्होंने फॉलो किए हैं और ये क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे पता चलता है कि ये EHS ओरिएंटेड अच्छी प्रैक्टिसेस यहाँ पे हो रही है। तो ये बेसिक आइडिया था रिस्पॉन्सिबल केयर के बारे में। थैंक यू।